ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਫਾਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ 7 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਏਟੀਐਮ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਏਟੀਐਮ ਆ ਉਹ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਕ੍ਰॉपिंग भी की गई है, ਉੱਥੇ एक नहीं 5-5 फसलां भी लईयां जा रही ने। विज्ञान का सिद्धांत भी है और प्राकृतिक खेती की जरूरत भी है। जी बिल्कुल, कि आप फसल चक्र को बदलते हैं जी, ताकि जमीन की आपकी अलग अलग लेयर के न्यूट्रिएंट भी होते रहे और उसकी फर्टिलिटी भी बनी रहे। बिल्कुल। तो ये इसमें देख रहे हैं एप्पल रहेगा जी, किसी में आलू बुखारा रहेगा, ओके, और किसी में चिक्कू रहेगा जी, तो इस तरह से बाहर से अपीयरेंस भी उनके रंग जैसी दिखेगी आपको, ओके, टेस्ट में भी आपको महसूस होगी वो चीज जी। तो इस तरह से आप इसमें अलग अलग तरह के, और सोनीपत में एक किसान है वो तो मान लो मार्केट में आपका 50 रुपए किलो जा रहा है, हाँ, तो ये हाँ। ऑनलाइन उसका 150-200 रुपए किलो भेज रहा है अमरूद जी। हम कि आप हमने कई प्रैक्टिस प्रयोग कर रखी है प्राकृतिक खेती की। बिल्कुल एक तो बेड प्लांटिंग होगी, जी, बेड लगा रखे आपने, बेड्स लगा रखी हैं, ये भी जी, बेड्स जी। पे है, ये भी सब्जियां भी बेड्स पे लगाई हुई हैं। जी दूसरा क्या है कि इसमें ड्रिप इरिगेशन, जी, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप की पाइप इसमें चल रही है। इसमें क्या एडवांटेज है प्राकृतिक खेती में, ये जो जीवामृत है, जी, जीवामृत इसके थ्रू देते हैं। ओके, जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। सत श्री अकाल जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਪਲ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। इस वक्त हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फार्म पर खड़े हुए हैं। जी, यहाँ पर 180 एकड़ में प्राकृतिक पद्धति से खेती की जा रही है बिल्कुल और आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं जी, तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें जैसे आपने कहा ना एटीएम मॉडल, जी, इनने हमारी सख्त हो गई है, पानी पीती नहीं है, ऊपर पानी खड़ा रहता है और अगर 2-4 बूंद आ जाती हैं तो वो फसल गिर जाती है। कुछ तो तापमान की वजह से, कुछ पानी न पीने की वजह से जमीन पर प्रभावित होती है। तो इसमें जो सरफेस के ऊपर हम जिस भी फसल में इसको मेंटेन करते हैं तो उसमें ज्यादा सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है और तापमान का भी जो ग्लोबल वार्मिंग का असर आ रहा है उसका भी असर फसल के ऊपर कम से कम होता है जी, तो ये सही तरीके से बीच बीच में आपको एटीएम की तरह से पैसे निकाल के देता रहता है जी, और घर का खर्च भी चलता रहता है और जो मुख्य फसल है वो हाँ। आती है तो वो प्योर हो जाती है एक तरह से। जी, तो इसमें देखिए ये अमरूद इसमें लगा हुआ है, कोई 6-7 किस्म है इसमें अमरूद की या वैरायटी कहिए आप इसको जी। और इनमें क्या है कि ताइवान की वैरायटीज हैं जी, इनमें अलग अलग फ्लेवर हैं। बिल्कुल, जैसे इसमें देख रहे हैं एप्पल फ्लेवर रहेगा जी, किसी में आलू बुखारा रहेगा, ओके, और किसी में चिक्कू रहेगा जी। तो इस तरह से बाहर से अपीयरेंस भी उनके रंग जैसी दिखेगी आपको, ओके, टेस्ट में भी आपको महसूस होगी वो चीज जी। तो इस तरह से आप इसमें अलग अलग तरह के, और सोनीपत में एक किसान है वो तो मान लो मार्केट में आपका 50 रुपए किलो जा रहा है, हाँ। तो ये ऑनलाइन उसका 150-200 रुपए किलो भेज रहा है अमरूद जी। अमरूद जी, कपिल यमदाग्नि नाम है, ओके, किसान का सोनीपत में। यही ताइवान की वैरायटीज, ताइवान की वैरायटी, अच्छा ये ताइवान की वैरायटी है जिसमें तो आप किसी भी आकार का फ्रूट, अमरूद का फ्रूट ले सकते हैं, चाहे वो एप्पल में है चाहे आलू बुखारा का है, आपने कहा उसमें ले सकते, टेस्ट भी थोड़ा वैसे ही आता है। हाँ जी, तो इसमें आकार तो डिपेंड करेगा कि हमारे इसकी ग्रोथ कैसी है जी, और कैसा मैनेजमेंट हमने किया है उसमें। तो इसमें देखिए आप ये 20 जुलाई 23 को इसकी लेकी इस एकड़ की रोपाई, इस अमरूद की रोपाई है। तो देखेंगे 1 साल और लगभग 3 महीने का ये हो गया है, और हाँ। ग्रोथ देखिए इसकी बिल्कुल कितनी अच्छी है। ये कितने साल का मतलब कि पौधा है? ये बताया ना मैंने, लगभग 1.25 साल का हो गया, 1.25 साल का हो गया, यानी कि 23 में ही आपने इसको लगाया, जुलाई में इसको लगाया था। और अब हाँ ये लगे हुए देखो आप जी, फ्रूट भी देना शुरू कर गया, ये देखिए आप जी, लगे हुए हैं बिल्कुल। इसमें अभी इसकी ग्रोथ ज्यादा चल रही है जी, ग्रोथ चल रही है, अगर साथ के साथ इसकी ग्रोथ चलती रहेगी ना जी, तो कई बार फ्रूट फिर वो कम हो जाता है जी।
तो इसमें जो बढ़वार है ना प्राकृतिक खेती में वो अच्छी हो जाती है जी। तो एक तरफ ये है कि जब फ्रूट देगा तो भरपूर देने लगेगा ये। बिल्कुल। तो इसमें देखिए आप, हमने कई प्रैक्टिस प्रयोग कर रखी है प्राकृतिक खेती की। बिल्कुल। एक तो बेड प्लांटिंग होगी आप जी, बेड लगा रखे आपने। बेड्स लगा रखी हैं, ये भी जी। बेड्स पे है, ये भी सब्जियां भी बेड्स पे लगाई हुई है जी। दूसरा क्या है कि इसमें ड्रिप इरिगेशन है जी, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप की पाइप इसमें चल रही है। इसमें क्या एडवांटेज है प्राकृतिक खेती में कि जो जीवामृत है जी, जीवामृत इसके थ्रू दे देते हैं हम। ओके। वो ड्रॉप करके पौधे के जो राइजोस्फीयर है उसमें जाता रहता है जी। और सूक्ष्म जीवाणुओं की जो क्वांटिटी है उसमें एक्टिविटी है, गतिविधि है, वो बढ़ती रहती है और जो ऊपर की फर्टाइल हो जाती है जमीन उसकी ताकत बढ़ती रहती है, पौधा बढ़ता चला जाता है। नमी किस तरह बनी रहती है, एक तो हम थोड़ी देते हैं ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जी, थोड़ा पानी अप्लाई करते हैं, उसको भी रोकते हैं जमीन में जी। वो कैसे रोकते हैं, ये है मल्चिंग के जरिए। मल्चिंग आप जी, जैसे अवशेषों में हम आग लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, किसानों को देर से देर इस पे आना ही आना पड़ेगा जी, क्योंकि ये आपकी घास को भी कंट्रोल करती है, नमी को भी बचाती है और पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है इसमें जी। आपने अपनी जीरी की जो फसल है जब कटाई की उसकी तो जो पराली बची थी आपने यहीं पे स्टोर करके रख ली वो? ऐसा है जी, दो तरह से यूज कर रहे हैं। हाँ। एक तो बेल बनवा लेते हैं हम, बेल बनवा लेते गट्ठे बनवा लेते हैं, उनको रख लेते हैं जी और उनके पूरे साल जहाँ भी जरूरत होती है, हाँ, जैसे गन्ने का खेत है, हाँ, या जैसे अमरूद है, उनमें हम इसको यूज कर लेते हैं। और जहाँ यूज नहीं करना इनको तो कुछ खेत ऐसे होते हैं जहाँ अवशेष को जमीन में ही मिला देते हैं, या तो या जमीन में ही जैसे हैप्पी सीडर से बिजाई करते हैं, हाँ, वो ऊपर रिटेन हो जाते हैं, यानी कि अवशेष खेत में रखते हैं। या तो अगर कुछ खेतों के जैसे अर्ली हमें सब्जी लगानी होती है कई जगह, बिल्कुल, उसमें बेल बना के उसकी गांठें बना के बाहर रख लेते हैं और उन गांठों के थ्रू आउट ईयर हम मल्चिंग का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, कई किसान ये भी कहते हैं कि हम अगर पराली को अपने खेतों में रखेंगे ये तो गलती भी नहीं है और इसकी तो मतलब कि जो कि खेत की जुताई करते हैं, खेत को वांदे है कि उसमें तो ये होती नहीं है, मिक्स नहीं होती है। देखिए प्राकृतिक खेती में जो हम सूक्ष्म जो सिंचाई देते हैं जी, जैसे गेहूं की बिजाई करनी है, हाँ, और अवशेष आपने खेतों में ला दिए जी, तो उसमें साथ के साथ 1 एकड़ में 1 से 2 ड्रम जीवामृत का भी डालते हैं जी, यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं का कल्चर जामन डाल रहे हैं हम, वो सूक्ष्म जीवाणु उसको जल्दी गला देते हैं, तो उस तरह से वो खाद बन जाती है और पौधों के काम भी आती है। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि जैसे अगर सतह के ऊपर रखते हैं, जैसे गेहूं में हैप्पी सीडर की बिजाई है, बिल्कुल, वो जनवरी फरवरी तक भी ऊपर रिटेन रहती है जी, और उसमें नमी नहीं उड़ने देती है। जैसे फरवरी मार्च में जब तापमान बढ़ता है तो गेहूं की यील्ड में नुकसान होने लग जाता है उसका। बिल्कुल। तो वो उसमें पानी सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है उसमें, क्योंकि सिंचाई देते हैं तो जमीनें हमारी सख्त हो गई हैं, पानी पीती नहीं है, ऊपर पानी खड़ा रहता है और अगर 2-4 बूंद आ जाती हैं तो वो फसल गिर जाती है, कुछ तो तापमान की वजह से, कुछ पानी न पीने की वजह से जमीन प्रभावित होती है। तो इसमें जो सरफेस के ऊपर हम जिस भी फसल में इसको मेंटेन करते हैं तो उसमें ज्यादा सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है और तापमान का भी जो ग्लोबल वार्मिंग का असर आ रहा है उसका भी असर फसल के ऊपर कम से कम होता है जी। और एटीएम मॉडल दी भी हम आप गल कर लिए कि वो कैसे अब कर सकते हैं, कैसे यहाँ से पैसे ले सकते हैं हम जी। बीच में जो जगह है इसको यूटिलाइज किया जाता है इसमें जी, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो दालों वाली फसलें होती है ना, या नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि उनको इसमें लें हम। तो इसमें जैसे मेथी लगाई गई है, बिल्कुल, कहीं पालक लगाया गया है, ओके, कहीं धनिया लगाया गया है जी, तो ये मक्की भी लगाई है आपने साइड में। मक्की तो वैसे ही इन्होंने लगा दी, ये तो एक ट्रैप क्रॉप के रूप में कहीं कहीं पौधा लगा देना चाहिए, इन्होंने ज्यादा लगा दिया, इसमें उखड़ाएं कुछ। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि ट्रैप क्रॉप में जो कीड़े फसल पे आते हैं ना, वो उस पे रह जाते हैं वो जी बाहर की तरफ। बिल्कुल। गर्मियों में आप मक्की भी ले सकते हैं इसमें, मक्की भी ले सकते हैं। अब तो मक्की का ज्यादा समय नहीं है क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, तो ट्रैप क्रॉप के रूप में आप मक्की को इसमें कहीं कहीं लगा सकते हैं जी। यहाँ पे जैसे आपने तीन लेयर ली है कि यहाँ पे पालक मेथी ऐसे लगा रखी है जी, इसी तरह लगा रखी है और ड्रिप इरिगेशन में जीवामृत का इसमें हम अप्लाई करते हैं। मतलब कि आप तो पानी की भी यहाँ पे बचत कर रहे हैं और कह सकते हैं कि पानी की भी बचत होती है, जमीन में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, मल्चिंग के द्वारा आप पानी को स्टोर भी कर लेते हैं, जितना डालते हैं उसको भी स्टोर कर लेते हैं जी। बिल्कुल। इसके साथ साथ क्या है कि जो कीड़े बीमारियां हैं, हाँ, वो भी हमें दवाई लेने के लिए मार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि मार्केट में जाते ही मार्केट वाले ने, डीलर ने या दुकान वाले ने आपको 4-5 दवाइयां बांध देनी है जी, क्योंकि किसान को नॉलेज नहीं है, उनको तो बेचनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा किस तरह से कीड़े बीमारियों का हम कंट्रोल कर रहे हैं जी। बिल्कुल।
ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਏਟੀਐਮ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ही खुद भी 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जी डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये सूखी हुई रिब्स दिख रही हैं आपको। जी बिल्कुल। ये दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या था कि फरवरी में जब तापमान बढ़ने लगा ना जी, तो इसमें बीमारी आ गई, फंगल ग्रोथ आ गई और ये गल गए इसके सारा शरीर। जी, जब इसको दबाया तो इसमें से जैसे पस निकलती है ना गाँव में से, जी बिल्कुल, इस तरह से निकल रहा था और ये चिपचिपा हो रहा था। ओके। तो इसमें क्या किया, मैं इस फसल में एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए एक किसान के पास जो 30 साल से इसकी खेती कर रहा है जी, उसके पास फोन किया हमने। हाँ, तो वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब आपकी वैरायटी ही गलत लगी हुई है। ओके, किस्म ही गलत है और ये दूसरी किस्म आपको लगानी चाहिए इसकी जगह। और ये पूरे नॉर्थ इंडिया में आई हुई है जी, इसका कोई इलाज नहीं इस वक्त। मतलब कि पूरे नॉर्थ इंडिया में ये बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो आप कैसे इलाज कर सकते थे? तो क्या हुआ, हाँ, तो इसमें ये क्या करने लगे यहाँ, हाँ, जो यहाँ प्रबंधन देखते हैं फार्म का जी, जो इन्होंने क्या किया, चाकू या दांती लेके हाँ, इसको छीलने लग गए जहां जहां बीमारी थी जी। तो इन्होंने सोचा कि हटाने से हट जाएगी, हाँ, लेकिन जो फंगल ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ होती है बिल्कुल, वो उस चाकू या दांती के साथ लग के जो हेल्दी हिस्सा होता है ना, वो देगा, जो स्वस्थ हिस्सा होता है वहां भी चली जाएगी, वो जहां भी टच होगी आपकी दांत जी, जहां टच होगी वहीं पे वो बीमारी चली जाएगी। तो मैंने सोचा, मैं बाई चांस आ गया यहाँ पे फार्म पे जी, तो मैंने सोचा कि ये मौका है एक्सपेरिमेंट करने का। हाँ, तो प्राकृतिक खेती में हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई बीमारी आ जाती है तो उसके लिए एक तो खट्टी लस्सी होती है जी बिल्कुल, दूसरा जीवामृत होता है, जीवामृत, तीसरा गोमूत्र भी स्प्रे कर देते हैं जी, चौथा एक नई चीज जो हम निकाल के लाए हैं वो है डेयरी वॉश जी। डेयरी वॉश वो है जैसे आपकी डेयरी होती है, हाँ बिल्कुल, साथ में गड्ढा होता है, उसमें गोबर गोमूत्र जाता है और डेयरी का पानी भी जाता है उसमें बिल्कुल, जैसे पशुओं के लिए आप पानी यूज करते हो, डेयरी को साफ करते हो जी, तो उसमें सब तरह के जीवाणु, सब तरह के न्यूट्रिएंट रहते हैं जी। क्योंकि अगर हम गोबर से जैसे गोबर का खाद बनाने लग जाते हैं 5, 6, 7 महीने लगते हैं बिल्कुल, ताकत भी 1/3 हो जाती है जी, इसमें वो इंटेक्ट रहती हैं चीजें जी, सब कुछ इकट्ठा रहता है। तो इसमें जो एंटी पैथोजन, एंटी बैक्टीरियल जो क्वालिटी है गोबर में भी गोमूत्र में भी जी, वो सारी मौजूद रहती हैं इसमें, हाँ बिल्कुल। तो हमने इसमें 4 चीजों स्प्रे करवा दिया जी, तो इसमें जीवामृत का भी हाँ, और जहां जहां डेयरी वॉश का प्रयोग हुआ था जी, अगले दिन ही रुक गई। आपको किसने सलाह दी कि वहां से भी आप लाकर इसको अगर डालें तो ये बीमारी ठीक हो सकती है? मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ तो चीजें दिमाग में आती रहती है जी। तो जो डेयरी वॉश था उसका रिजल्ट इनमें सबसे अच्छा आया था। तो इस तरह से आप जो कीड़े और बीमारियां हैं, देखो इस पे काम करने की जरूरत है। आपने तो एक्सपेरिमेंट किया लेकिन वो इतना कामयाब हुआ कि इसकी सबकी बीमारी वो ठीक हो गई। इसमें एक ये फायदा ये है कि आपको हाँ, जैसे रासायनिक खेती आपकी हर चीज के लिए अलग सिफारिशें हैं जी, इसमें कॉमन सिफारिशें हैं कीड़े और बीमारियों के लिए, तो किसानों को उलझन की जरूरत ही नहीं है, इतना सिंपल काम है ये बिल्कुल। कोई भी कीड़ा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई भी कीड़ा आ जाए, निमास्त्र से शुरू हो जाएगा हाँ, 10 परिणीयर, अग्निस्त्र, ब्रह्मास्त्र इनका प्रयोग होता है। कोई भी बीमारी आ जाओ आप, या लगे कि आने वाली बीमारियां, मौसम खराब हो गया, तो इनका एडवांस में आप प्रबंध करना शुरू कर सकते हो। तो इसमें कोई भी ऐसी बिल्कुल एक किसान साधारण तरीके से कर सकता, बगैर विचलन किए। कोई जैसे रासायनिक में और जैविक में तो हजारों प्रोडक्ट मार्केट में आ गए आपके बिल्कुल, जैविक में भी हुमिक एसिड के नाम पे, नीम ऑयल के नाम पे पता नहीं कितने प्रोडक्ट आ गए हैं, कितने लुटाई हो रही है किसान को। तो इसमें क्या है कि किसान को मार्केट में कतई जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा उसको एक बार ट्रेनिंग लेके, हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं कुरुक्षेत्र ट्रेनिंग भी आप हरियाणा सरकार का प्रोजेक्ट है ये, और उसी में मैं भी एम्प्लॉयड हूँ रिटायरमेंट के बाद, मैं CCA से HM हिसार में रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ, तो इसमें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम। तो इस तरह से आप प्राकृतिक खेती एक तरह से पूरी, आपको रिसर्च थोड़ी सी और करने की जरूरत है, जहाँ समस्याएं हैं तो वैज्ञानिकों को आगे आके जिस टाइम ये हो जाएगा ये आपको सोल्यूशन देगी जी। जैसे आपने फंगस का इलाज कर दिया, तो वैसे ही मौसम पे भी थोड़ी ये फसल निर्भर रहती है, इसको धूप छाई का भी देखना पड़ता है कि कैसे इसे धूप में रखना है, छांव कितने, जैसे कई बार आपने देखा कि शेड लगा रखा आपने यहाँ पे इसके ऊपर जी, ये ज्यादा गर्मी हो जाए तो उससे भी सेंसिटिव होती है जी, ज्यादा सर्दी के भी होती है बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा गर्मी का
असर रह जाए और दोनों तरफ आपकी अगर फसल है बिल्कुल तो उसमें भी ठंड बनी रहती है। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 7 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਮਾਡਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰੂਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ये देखिए विज्ञान का सिद्धांत भी है और प्राकृतिक खेती की जरूरत भी है जी बिल्कुल कि आप फसल चक्र को बदलते रहें जी ताकि जमीन की आपकी अलग अलग लेयर के न्यूट्रिएंट भी यूज होते रहें और उसकी फर्टिलिटी भी बनी रहे। बिल्कुल तो ये कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है कि जी आप बिल्कुल फसलें बदल बदल के लेते हैं। बिल्कुल क्योंकि मतलब कह सकते हैं उनका फायदा क्या होता है कि अगर आप फसलों को चक्कर को बदलते रहें और उसमें अलग अलग फसलें उगाएं तो जैसे आप देखें अनाज की फसलें आपकी गेहूं की फसल है, हाँ धान की फसल है, उसमें जो जड़ों का सिस्टम है वो ऊपर रहता है ज्यादातर जी ठीक है ना। हाँ फाइब्रस रूट सिस्टम है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं उसको जी। जैसे दालें हैं हाँ बिल्कुल दालों का टैप रूट सिस्टम होता है यानी कि वो नुकीली होती हैं आपके से और नीचे तक गहराई तक जाती है जी। और अनाज की फसलें ऊपर रह जाती हैं ऊपर रह तो जाती जो ऊपर जड़ें रहती हैं वो ऊपर वाली लेयर से ही नमी लेती हैं, ऊपर वाली लेयर से ही न्यूट्रिएंट लेती हैं जी। लेकिन जो नीचे जाती हैं वो नीचे की लेयर का भी लाभ उठा लेती हैं। तो इस तरह से और दूसरा क्या है कि जैसे दालें लेते हैं हम दालों के पत्ते जड़ जाते हैं उसमें जी तो उसमें जैसे गेहूं और धान को तो बाहर निकाल देते हैं पूरा तो दालों के जैसे पत्ते भी या उनकी हरी खाद भी कर देते हैं तो वो खेत की ताकत को भी बढ़ाने में मदद करती है और कीड़े बीमारी भी जैसे मान लो जमीन में आपकी कोई जमीन की बीमारी आ जाती है बिल्कुल जड़ गलन आ जाता है जी जड़ गलन लगभग फसलों में आ जाता है बिल्कुल क्योंकि पैथोजन होते हैं जमीन में और वो फसल के साथ जुड़े हुए होते हैं जैसे उसको अगर आप बदलेंगे ना फसल की बदली कर देंगे तो वो भी उसमें कंट्रोल हो जाएंगे जी बिल्कुल और पैदावार भी आपको बढ़िया देंगी। सो दर्शकों वाकई फसली ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਨਮੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜੜਾਂ ਵਾਲੀ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੋ ਬਦਲੋ ਆਪਣੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੇ ਨੇ।